नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और हाल ही में मेरे आसपास के सभी लोगों को यकीन हो गया है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। तो ये सब तब शुरू हुआ जब मैं स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस में काम कर रही थी। मैं अच्छा पैसा कमा रही थी और मुझे मशहूर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। ये सब बहुत बढ़िया था। मेरे दफ्तर में ब्रिजेट नाम की एक सबसे अच्छी दोस्त थी और मैं हर रात अपने प्यारे मंगेतर ड्रू के घर जाती थी। ये तब तक था जब तक कि एक रात जब चीजें बेहद अजीब होने लगी। ड्रू ने मुझे लगातार फोन करना शुरू कर दिया। उसे इस बात की चिंता थी कि मैं घर पर कितनी कम समय के लिए हूँ। उसके मैसेज और कॉल मुझे पागल कर रहे थे। मुझे लगा कि वह चिंतित था, लेकिन उसके व्यवहार का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये सिर्फ मेरे मंगेतर के साथ ही नहीं था। मैंने देखा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ब्रिजेट बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वह बहुत महंगी कारों में काम पर आने लगी, सिर्फ डिजाइनर कपड़े पहनने लगी और उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से गुड़िया जैसा दिखने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिले, तो उसने कहा, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं एक दिन ब्रिजेट के दफ्तर में घुस गया जब वह काम पर नहीं थी। उसके रहस्य को उजागर करने का विचार बहुत ही लुभावना था। लगभग 5 मिनट में मुझे मुश्किल से कुछ मिला था और मैं पागल होने लगा था। मैंने उसके दफ्तर की अलमारी में उसकी गंदी शर्ट को भी सूंघा था, ये सोचकर कि मैं किसी अमीर आदमी के इत्र की गंध सूंघूंगा, लेकिन वह ऐसी महक रही थी जैसे उसे सालों से धोया ही न गया हो। उफ, आखिरकार मुझे एक पेपर मिला और उसमें लिखी बातों ने ब्रिजेट के बारे में मेरी राय बदल दी। वह पिछले कुछ हफ्तों से अपने ग्राहकों से पैसे चुरा रही थी, और सिर्फ $20 नहीं, ये लाखों डॉलर की चोरी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरी सूची के अंत में मैंने अपना नाम और क्रेडिट कार्ड नंबर देखा और मैं उसके ग्राहकों में से एक भी नहीं था। वह मेरे बिल से भी चोरी कर रही थी। बिना सोचे समझे मैंने कागज अपने बॉस को दिखा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वे पुलिस को बुलाएंगे और जांच शुरू करेंगे। अगले दिन ब्रिजेट मेरे दफ्तर में बातचीत करने आई। उसने मुझे मेरे पैड दिए जो उसे दफ्तर के फर्श पर मिले थे। उसे पता था कि मैं फूलों वाले गुलाबी रंग के पैड इस्तेमाल करती हूँ। शर्मिंदगी के अलावा मुझे उसी पल पता चल गया कि यह सब खत्म हो गया है। उसे पता चल जाएगा कि मैंने ही उसके बारे में बताया था। अगली बात जो मैंने देखी वह ये थी कि पुलिस अधिकारी कमरे में घुस आए और उसे हथकड़ी लगा रहे थे। वह मुझ पर चिल्लाए और कहा कि मुझे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मुझे पता था कि वह कुछ नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जब मैं काम से घर आ रही थी तो काले कपड़े पहने एक बहुत बड़ा आदमी मेरा पीछा करने लगा। मैंने सड़क के किनारे अपनी दिशा बदली और देखा कि वह भी मेरे साथ अपनी दिशा बदल रहा है। जब मैं तेज चलने लगा तो वह भी तेज चलने लगा। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकलने लगा। मैं घबरा गया था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं गलत रास्ते पर एक अंधेरी गली में चला गया जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वह आदमी मेरी तरफ बढ़ता रहा। मैं भागने की कोशिश में एक कोने से भागा। कौन जानता था कि वह मेरे साथ क्या करेगा। मैंने बचने के लिए एक तीखी चेन वाली बाड़ के नीचे घुसने की कोशिश की, लेकिन मेरी कमर फंस गई। मैं बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए उसे अपने करीब आते हुए सुन सकता था। मैं यहाँ मर नहीं सकता था। अंततः मैं अपने शरीर को दबा सकी, लेकिन मेरा निचला हिस्सा फंस गया। क्या मैं अपने कर्व्स की वजह से मरने वाला था? मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया जब तक कि मैं बाहर नहीं निकल गया, लेकिन इसने मेरी शर्ट के सामने के हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया। मैं घर चला गया, अपनी छाती को ढकते हुए, शर्म और भावना। मैं चाहती थी कि ड्रू मुझे दिलासा दे, लेकिन इसके बजाय वह चिल्लाने लगा और लगा कि मेरी शर्ट क्यों फटी हुई है। किसी ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। मुझे लगा कि ये शब्द ड्रू को मुझ पर क्रोध करने से रोकेंगे, लेकिन इससे वह और भी पागल हो गया। तो मैंने घबरा कर बड़बड़ाया, एक दरियाई घोड़े ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसने मेरे झूठ को पूरी तरह से पहचान लिया। अगली सुबह जब मैं काम पर गया तो मैं तनाव में था। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात यह रही कि मेरे बॉस ने कहा कि वह मुझे कुछ घंटों की दूरी पर एक कॉन्फ्रेंस में भेजेंगे जहां मुझे एक होटल में रहना होगा। मुझे उस खतरनाक स्टॉकर से दूर रहने का मौका मिलेगा। लेकिन जब मैं कॉन्फ्रेंस में आया तो हालात ठीक थे। मैंने सीवेज और स्टॉक एक्सचेंज के दूसरे कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सब मुझे भूत की तरह लगते रहे। मैं जो कुछ भी कर रहा था उस पर दोबारा विचार करने लगा। क्या मेरी सांसों से बदबू आ रही थी?
क्या मैंने कोई फुहर भरी बात कही थी? दूसरे दिन तक जब भी मैं उनके पास जाता था, लोग तेजी से मुझसे दूर जाने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्लेग हो गया हूँ। लोग मेरे पास आने से भी दुष्ट थे। मैं अब और नहीं जुड़ सकता था। मैंने किसी को एक कोने में खड़ा करके पूछा कि क्या हो रहा है। आंसुओं के बीच उसने मुझे बताया। उसने कहा कि अगर हम उससे बात करेंगे तो वह हमें नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि आपके साथ व्यापार करना हमें बर्बाद कर देगा और आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन है, तो उसने खिड़की की ओर इशारा किया, जो कि परीक्षण में थी। वहां कोई और नहीं, बल्कि वही अजनबी बैठा था, जो गली में मेरे पीछे आया था। मुझे लगा कि मेरा खून जम गया है। वह इस सम्मेलन तक मेरे पीछे पीछे आया था। ब्रिजेट वाकई इतनी दूर जाने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपनी जेल की हुक्म से भी। मैं वहां से जल्दी से बाहर निकल गया था। मैं लिफ्ट की ओर भागा, दिन भर अपने कमरे में छिपने के लिए बेताब था। बेशक मैंने अपने पीछे भारी पंखे की आवाज़ सुनी। मैं देख सकता था कि पीछा करने वाला व्यक्ति मेरे पीछे गलियारे से नीचे की ओर भाग रहा था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लिफ्ट बहुत धीमी थी। आखिरकार वह आ गई और मैं अंदर कूद गया। जैसे ही वह आदमी उनके पास पहुंचा, दरवाजे मेरे पीछे बंद हो गए। पूरे दिन मैं अपने कमरे में घूमता रहा, ये सोचने की कोशिश करता रहा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्या ब्रिजेट ने उस आदमी से मुझे पकड़ने के लिए कहा था, या इससे भी बुरा? हर बार जब मैं झांकने के छेद से बाहर देखता, तो मैं अपनी सांस रोक लेता और देखता कि वह आदमी मेरे पास से गुजर रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, और जल्द ही। अगर मैं घर वापस गया तो शायद मैं पुलिस के पास जाकर बता सकता था कि क्या हो रहा है। मैं सुबह ड्रू को फ़ोन करूंगा और उसे बताऊंगा कि मैं घर आ रहा हूं। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, मुझे अपने तकिए के अंदर कुछ सख्त चीज़ महसूस हुई। मैं अंदर गया और माइक्रोफोन निकाला। मेरा दिल धड़क उठा। वह आदमी मेरे कमरे में था। घबराहट में मैंने कमरे के बाकी हिस्सों की तलाश की। मैंने एक के बाद एक माइक्रोफोन और कैमरा अपलोड किया। अंततः मुझे कुछ सबूत मिल गए, लेकिन उस पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा कमरा सुरक्षित नहीं था। मैं रोते हुए लॉबी में भागा। मेरे मैनेजर ने बताया कि मेरा पीछा किया जा रहा है और किसी ने मेरे कमरे में जासूसी की है। पुलिस आए और मुझे कमरे तक ले गई। मुझे पूरी तरह राहत महसूस हुई। ब्रिजेट के साथ सारा ड्रामा खत्म होने वाला था, लेकिन जब हम कमरे में रिलीज हुए तो वहां कुछ भी नहीं था। सारे माइक्रोफोन, सारे कैमरे, सब गायब थे। मैं अपना आपा खो बैठा। मैं चिल्लाने लगी कि उन पर विश्वास करना होगा। मैंने उनसे कहा कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मैं खतरे में हूँ। मैंने हॉल को ब्लॉक कर दिया और उनसे कहा कि वे मुझे छोड़ नहीं सकते। तत्काल मेडिकल टीम आई। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे लड़ाई की। उनमें से एक ने मुझे पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। उन्होंने मुझे कार के पीछे फेंक दिया और मुझे एक सुविधा केंद्र में ले गए। जब उसने मुझे उस डरावने पूरे कमरे में फेंका, तो मुझे पता चल गया कि मैं मुसीबत में हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने पूरी बात कल्पना में कही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह सच नहीं था। मेरा पीछा किया जा रहा था। मैंने फ़ोन और तार देखा था। मैं अपने हाथों को पीछे की ओर हथकड़ी लगाकर खड़ा था और डॉक्टर को रास्ते से हटा रहा था। मैं जल्दी ही इमारत से बाहर भागा। लोगों ने मेरा पीछा किया। जब तक मैं जंगल में पहुंचा, मेरी सांस फूल गई थी और मैं थक चुका था। मैं घंटों भटकता रहा जब तक कि मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक मैकेनिक की दुकान नहीं मिली। मैंने एक आदमी से मेरी हथकड़ी खोलने को कहा और उसने ऐसा किया। मेरे हाथ आज़ाद हो गए। मुझे पता था कि मुझे आखिरकार इस मामले की तह तक जाना ही होगा। मुझे ब्रिजेट से यह आज्ञा करवाना था कि उसने क्या किया है। मैं पास की जेल में गया जहां मुझे पता था कि वह होगी। मैंने एक आगंतुक के रूप में साइन इन किया और एक ठंडे, अंधेरे प्रतीक्षा कक्ष में उसके बाहर आने का इंतजार किया। वह मुझे भी क्या मिलेगा? अगर उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा? ब्रिजेट बाहर आई। वह 20 साल की बूढ़ी लग रही थी। उसे ही मेरी आंखों में दर्द आ गया। सारी भावनाएं बहुत ज्यादा थीं। वह मेरे आंसुओं पर ऐसे हंस रही थी जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हंसता है। वह टेबल पर झुकी हुई थी, मुझे ताना मार रही थी और कह रही थी कि वह मेरे पीछे आने वाली है। मैं टूट गया। उससे कहा कि वह पहले ही इसे रोक सकती है। उसका पीछा करने वाला मुझे डरा रहा था और मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मैंने ये कहा तो वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने मुझे बताया कि उसने मेरे पीछे किसी को नहीं भेजा था। अब जब वह यहाँ थी तो कोई भी उससे बात नहीं करता था।
इस जेल के बाहर की दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं था। मेरा दिल बैठ गया। अगर उसने मेरे पीछे पीछा करने वालों को नहीं भेजा होता, अगर उसने वहां कैमरे नहीं लगाए होते, तो इसका मतलब था कि मेरे पास एक और पीछा करने वाला था। मैंने उससे पूछा कि वह मुझे क्यों धमका रही थी, और उसने मुझे बताया कि वह इसलिए बहुत नाराज थी क्योंकि मैंने उसकी शिकायत की थी। मैं बातचीत से तंग आ चुका था। मैं कमरे से बाहर भाग गया, उसे मेरे पीछे चिल्लाते हुए छोड़ दिया। मैं रोते हुए मेट्रो की ओर चला गया और ड्रू को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया, मुझसे बात करने के लिए उत्साहित लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि उसके पास मेरे लिए एक सरप्राइज है और उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं होटल वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं रो रहा था। मैं हर बात पर टूट पड़ा। पीछा करने वाला, मुझे गिरफ्तार करने वाली पुलिस, कमरे में कीड़े। वह हैरान लग रहा था, लेकिन उसने मुझे शांत करने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि बस घर आ जाओ। हम साथ मिलकर पुलिस के पास जा सकते थे और वह मुझे सुरक्षित रखेगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। कई दिनों में पहली बार मुझे शांति महसूस हुई। हम साथ मिलकर इस मामले की तह तक पहुंचेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ड्रू के फ़ोन काटने से ठीक पहले मैंने ड्रू के फ़ोन से कुछ सुना। ये सबवे उद्घोषक की आवाज़ थी, लेकिन ये हमारे गृहनगर के लिए नहीं थी। यह उस शहर के लिए थी जहां मैं था। यह उस मेट्रो के लिए था जिसके सामने मैं खड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, ड्रू ने फ़ोन काट दिया। मेरा दिल धड़क उठा। क्या ड्रू मुझे सरप्राइज देने आया था? मैं उससे मिलने के लिए होटल की ओर भागी, लेकिन जब मैं जल्दी से कमरे में पहुंची, तो मैंने देखा कि मेरा पीछा करने वाला मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैं स्तब्ध रह गई। उसके हाथ में कैमरे और तार थे। ड्रू कमरे से बाहर निकल आया और उसके हाथ में और तार थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ड्रू इस सब के पीछे था। वह मेरा पीछा करने वाले को जानता था। मैंने उस पर चिल्लाया और उसने भयानक सच्चाई बता दी। मैं इतनी देर तक काम पर रुका रहा कि उसे यकीन हो गया कि मैं धोखा दे रहा हूँ। उसने सच जानने के लिए उस आदमी को काम पर रखा था, लेकिन जब मैंने उसे गली में मेरा पीछा करते देखा, तो ड्रू ने अपनी योजना बदल दी। उसने मुझे डराने के लिए उस आदमी को काम पर रखा, ये सोचकर कि यह मुझे रात में बाहर रहने या ड्रू के साथ घर के अलावा कहीं और जाने से रोकेगा। मेरे सम्मेलन के लिए जाने से पहले ड्रू ने मेरे फ़ोन पर मेरा स्थान चालू कर दिया ताकि वह देख सके कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसे यकीन था कि मैं उस आदमी को फ़ोन कर रही हूँ जिसके साथ मैं धोखा कर रही हूँ, इसलिए उसने जांचकर्ता से मेरे तकिए में तार और मेरे कमरे में कैमरे लगवाए। उसने सम्मेलन में मौजूद लोगों से मुझसे दूर रहने को भी कहा था ताकि मैं किसी और के साथ धोखा न करूं। मैं हैरान रह गया। उसने मेरे व्यवसाय को खतरे में डाल दिया था और मुझे लगभग मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया था। मैंने ड्रू से कहा कि हमारा काम खत्म हो गया है और मैं अपना सामान पैक करने के लिए घर चला गया। पता चला कि ड्रू पागल था, मैं नहीं। मैं हमेशा उसके प्रति वफादार रहा, लेकिन उस बदमाश ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे परेशान करने के लिए एक संकी को काम पर रखा। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के जो मुझ पर भरोसा नहीं करता। तो मेरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरे पूर्व मंगेतर जैसे किसी पागल व्यक्ति के साथ रहे हैं? नीचे कमेंट में मुझे बताएं।